हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच फिर से ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एक नया मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। तो चलिए, ये आज जो है आपका रिवाइजिंग क्लास है और इससे पहले मैं ये क्लास करा चुका हूँ, लेकिन अब सीटेट एग्ज़ाम का लास्ट के 8 दिन 9 दिनों का समय बच गया है, तो इस बीच जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइजिंग करिए। तो चलिए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ ईवीएस में। तो ये आज के आपके मॉक टेस्ट में कुल 15 प्रश्न रहेंगे, तो ये 15 में आप लोग खुद से कितना सॉल्व कर पाते हैं, तो वो आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज की क्लास को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रथम प्रश्न जो है यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो चलिए, आज का जो प्रथम प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक हैं। तो पहला ऑप्शन में है परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण और जनरल यानी कि लिखना, मान विचार और मानचित्रण। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयुक्त तकनीक कौन कौन है, तो ये जो है परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना और मानचित्र जो है, ये प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन जो है 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन में जो है टिक लगा हुआ है आंसर में, क्योंकि इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए ये क्लास करा चुका हूँ, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और यह आपका रिवाइजिंग क्लास है। मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा, बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जोती जाती है। नहीं, यहाँ पर गहरी नहीं जोती जाती है, वहाँ पर हल्के हल्के सा बस जोता जाता है। चौथा है, एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। और आवश्यकता और चौ 5वां ऑप्शन भी है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता नहीं। ये जो झूम की खेती में जो आवश्यकता से ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 2 4 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा, उसके बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पश्चात आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। तो पहला ऑप्शन में पूर्वानुमान, निर्धारण और तीसरा निष्कर्ष निकालना, चौथा अवलोकन। यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है, तो वो नेगेटिव आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि ऑप्शन में बी जो है निर्धारण बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पनात्मक प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन में है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होगी, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा उपयुक्त ईंधन पर निर्भर करेगा। नहीं, ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा है, सार्वजनिक परिवहन से एक एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो आपको टिकट लगेगा ही। और चौथा है, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो यहाँ पर आरक्षण प्रक्रिया की कोई बात नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन 1 और 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। और उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र चित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीक है। तो पहला ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों की विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना।
ये तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकट परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति की दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें जो है दोस्तों चौथा ऑप्शन में वास्तविक जीवन से रिलेटेड चीज़ बोल रहा है और बच्चे को जो है खुद से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन में है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। दूसरा, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। और तीसरा, अधिकतर पौधे के नाम लिखिए। और चौथा हो गया उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उसके स्थान के अंतर का अवलोकन कीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि अवलोकन विद्यार्थी को जो खुद से अवलोकन करने के लिए बोल रहा है और इससे जो ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन चीज़ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि ऑप्शन चारों सही होगा, लेकिन चारों में से जो है सबसे अच्छा क्या है ये पूछ रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशल का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना। तीसरा, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझाना। और चौथा, सीखने वाली प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़ना। इससे बेहतर ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। तो इस सबसे महत्वपूर्ण जो है ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रकन सिखाने से शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो यहाँ पर बोला कि मानचित्रण, तो यहाँ पर जैसे ही देखिए मानचित्र से जो है विद्यार्थी का सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपका कुछ होगा नहीं। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। तो प्रथम ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्य। और चौथा है मूर्त से अमूर्त से मूर्त। तो इसमें बोल रहा है कि केवल इसे छोड़कर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है विद्यार्थी को पहले जो दोस्तों सरल से कठिन पढ़ाना है, मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अमूर्त से मूर्त। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव का नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संतुलित नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे उपयुक्त कारण पूछ रहा है, तो सबसे उपयुक्त कारण है संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आपका रिवाइजिंग क्लास है, तो इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिएगा। अगला है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें यहाँ पर भी पूछ रहा है कि सर्वोत्तम यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
तो सबसे महत्वपूर्ण जो है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों की एक प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि मतलब पक्षी जो है अपनी गर्दन को ज़्यादा अत्यधिक मतलब इधर उधर नहीं हिलाते हैं। तो इसका मेन कारण है कि वो पक्षी जो है पक्षी का जो नेत्र है वो स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीना आम पसंद करती है, वह इसे जोड़ने के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आम से जो है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन में आम और अचार पापड़ बनाना। आम से आप अचार बना सकते हैं और पापड़ बनाना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही सुमेलित खा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद अगला प्रश्न है केरल के निकटवर्ती राज्य है। तो दोस्तों केरल के जो निकटवर्ती राज्य है वह है कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुल आप लोगों के बीच ईबीएस का आज का जो 15 क्वेश्चन था, तो 15 में आप लोगों ने खुद से कितना सॉल्व किया है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैट के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।